एक और विषय मेरे दिमाग में आया जो मैंने सोचा अपने मित्रों से और जो मेरे छात्र हैं और जो मेरे YouTube चैनल स्वामी जी की कक्षा के भी छात्र हैं, मैं मानूंगा वो छात्री हैं चाहे उम्र में कितने भी बड़े हों। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूं कि जब आप शेयर बाज़ार में कोई निर्णय लेते हैं खरीदने या बेचने का, तो उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब आप कहते हैं कि सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेंसेक्स या निफ्टी ये चुनिंदा बहुत बड़ी कंपनियों के सूचकांक हैं। सेंसेक्स बढ़ गया या निफ्टी बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि उस सेंसेक्स के अंदर, उस इंडेक्स के अंदर जो शेयर सम्मिलित हैं उनका टोटल सूचकांक बढ़ गया है, घट गया। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50, निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स हैं। अब ये 50 शेयर्स हैं और सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर्स हैं। ये शेयर जो हैं इनको इन सेंसेक्स या निफ्टी में सम्मिलित कैसे किया गया है? इनको सम्मिलित किया गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे या फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स के माध्यम से, जिससे कि सबको, सब सेक्टर्स को, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल जाए। लेकिन मुख्यतः इसमें बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी ये बताता है कि जो बहुत बड़ी कंपनियों का सूचकांक है वो बढ़ा या घटा, लेकिन ये पूरे मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, पूरे मार्केट का नहीं है। इसके बाद एक इंडेक्स है जिसे कहते हैं मिड कैप इंडेक्स, एक है स्मॉल कैप इंडेक्स। इसका मतलब यह है मिड कैप इंडेक्स में वो शेयर्स हैं, उस सूचकांक में वो शेयर्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिडिल लेवल का है। स्मॉल कैप इंडेक्स में वो शेयर्स हैं जिस सूचकांक में छोटी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे निर्णय लिया गया है और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के हिसाब से उसको स्थान दिया गया है। और ये भी आपने देखा होगा, अगर आप ट्रैक करते हैं मार्केट को या देखते हैं, निवेश करते हैं नहीं करता अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप ट्रैक करते हैं तो आप देखते हैं जरूरी नहीं जिस दिन लार्ज कैप बढ़ें उस दिन ही मिड कैप और स्मॉल कैप भी बढ़ें। कभी होता है कि लार्ज कैप बढ़ते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप गिरते हैं। कभी होता है स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ते हैं और लार्ज कैप गिरता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हर इंडस्ट्री के अलग अलग सूचकांक हैं। जैसे आईटी का आईटी इंडेक्स है, एफएमसीजी का एफएमसीजी इंडेक्स है, बैंक का बैंकिंग इंडेक्स है, मेटल का मेटल इंडेक्स है। तो अगर आईटी इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें कौन सी कंपनियां होंगी जो आईटी से संबंधित हैं? इन्फोसिस होगी, टीसीएस होगी, टेक महिंद्रा होगी। अगर आप एफएमसीजी की बात करेंगे उसमें हिंदुस्तान लीवर होगी, आईटीसी होगी, ब्रिटानिया होगी, डाबर होगी। ये भी जरूरी नहीं है कि जब आप इन डिफरेंट सेक्टर्स के सूचकांक को देखें, आप मेटल इंडेक्स को देखें, बैंकिंग इंडेक्स को देखें, तो सब एक दिशा में चल रहे हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि आईटी की कंपनियां बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी, लेकिन मेटल की जो इंडेक्स है वो नीचे गिरा। कभी एफएमसीजी बढ़ा, कभी फार्मास्यूटिकल बढ़ा, कभी कोई इधर जाता है, कभी कोई उधर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि केवल अपना निर्णय इस आधार पर ले लेना कि सेंसेक्स बढ़ा या घटा, इसको अपने निर्णय का आधार आपको नहीं बनाना चाहिए। आपको पूरे मार्केट का विश्लेषण करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि लार्ज कैप कैसे बिहेव कर रहे हैं, मिड कैप कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्मॉल कैप कैसे बिहेव कर रहे हैं, मेटल सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, आईटी सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, फार्मास्यूटिकल कैसा कर रहा है। क्योंकि हर सेक्टर का एक रेजिस्टेंस जोन है, एक सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन का मतलब अगर आप देखते हैं तो किसी भी सेक्टर का या किसी भी इंडेक्स का या किसी भी शेयर का
एक रेंज होती है। कुछ समय तक उस रेंज के भीतर वो घूमता है। मान लीजिए किसी शेयर की रेंज है 80 से 100 रुपए, तो जब 80 में आता है तो लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, और जब 100 के नजदीक पहुंचता है लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि 4-6 महीने तक वो शेयर 80 और 100 के बीच में झूलता रहता है। फिर अचानक वो अपनी रेंज को चेंज कर देता है, फिर उसकी रेंज हो जाती है या 100 से 120 या हो जाती है 60 से 80, फिर वो उसके बीच में झूलना शुरू कर देता है। तो जब हम कहते हैं कि मार्केट ने 80 की रेंज तोड़ के ऊपर चला गया, इसका मतलब मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ब्रेकआउट किया। और जब मार्केट 60 पे चला जाता है, इसका मतलब मार्केट ने अपने सपोर्ट जोन को तोड़कर नीचे की डायरेक्शन में चला गया। तो मार्केट एक रेंज में चलता है। अब आपको ये देखना है, अगर आप 2-3 साल का विश्लेषण करेंगे तो आपको देखना है कि ये जो रेंज है ये अपर डायरेक्शन में जा रही है या रेंज नीचे के डायरेक्शन में जा रही है। अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ट्रेंड नेगेटिव है। तो इसलिए जब आप अध्ययन करें शेयर मार्केट में निवेश करने का या उसका अध्ययन करने का, निवेश न करने का भी अध्ययन वो करें, लेकिन अध्ययन करने का, उसका विश्लेषण करने का, ज्ञान बढ़ाने का, तो आप ये देखें कि लार्ज कैप कैसे बिहेव कर रहे हैं, मिड कैप कैसे कर रहे हैं, स्मॉल कैप कैसे कर रहे हैं, मेटल इंडेक्स कैसे कर रहा है, और उनका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, कहां पे उनको बायर्स मिल जाते हैं और कहां पे उनको सेलर्स मिल जाते हैं। क्योंकि एक बायर सेलर्स की, एक इन्वेस्टर की एक साइकोलॉजी है। उसको लगता है कि जब वो 60 का होगा तो सस्ता हो गया, जब उसको लगता है 80 का हो गया तो महंगा हो गया। एक उसके मानसिक स्थिति है। लेकिन जब वो 80 को तोड़ के कई दिनों तक 90 के ऊपर चला जाता है तो उसको लगता है नहीं, ये रेंज खत्म हो गई, अब रेंज जो है 80 और 100 की है। या मार्केट जब 60 पे चला जाता है उसको लगता है, या 40 पे चला जाता है उसको लगता है तो मार्केट नीचे की जोन पे 3-4 दिन रह गया, इसका माने मार्केट ने अपनी अलग बैंड को पकड़ लिया है और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में। तो इसलिए जब भी आप मार्केट का विश्लेषण करें, मार्केट को समझने का प्रयास करें, निवेश करने का प्रयास करें, तो किसी दूसरे की राय के बजाय आप अपना विश्लेषण खुद करें, खुद ज्ञान अर्जित करें। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं, इसके बावजूद कि मैं आपका टीचर हूं और ये स्वामी जी की कक्षा है, मेरी बात भी मत मानिए, किसी के बात मत मानिए, किसी के राय पे मत चलिए। आप केवल निवेश करते समय अपना विश्लेषण करिए, शेयर मार्केट का विश्लेषण कीजिए, खुद ज्ञान अर्जित कीजिए। क्योंकि यह कहा जाता है कि मनी कैन नॉट बी मेड ऑन बोरोड नॉलेज। क्योंकि जो भी आपको राय दे रहा है, अखिल स्वामी हो या कोई हो, उसकी कुछ छिपी हुई इंटेंशन हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकती है। और यह भी जरूरी नहीं कि आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है, क्योंकि उसको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, उसको भी पैसा कमाना है। तो अपनी रोजी रोटी के लिए वो आपको कोई मजबूरी में ऐसी राय दे देता है जो उसके हित में है, आपके हित में नहीं है। इसलिए मेरी कक्षा का उद्देश्य यह है, खुद सीखिए सारे इंडेक्सेस को, मिड कैप को, स्मॉल कैप को, लार्ज कैप को, सेक्टर्स को, इनका विश्लेषण कीजिए। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ का क्या मतलब है? देखिए, नॉर्मली यह माना जाता है जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो कम वोलेटाइल होते हैं, माने ऊपर उतार चढ़ाव उनमें कम होता है, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं नॉर्मली। जो मिड कैप हैं उनमें वोलेटिलिटी जो है वो लार्ज कैप से कम होती है, लेकिन रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में जो ये वोलेटिलिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है,
लेकिन अगर आपने निवेश सही किया और स्मॉल कैप पकड़ लिया जो 2 साल के बाद लार्ज कैप बन गया, या भविष्य की उसकी संभावनाएं बहुत बड़ी कंपनी बन गई, तो ₹1 का ₹100 भी हो सकता है। वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आपको यह भी अध्ययन करना आवश्यक है कि मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा टूट जाता है, मान लीजिए मार्केट बहुत टूट गया, बहुत नीचे आ गया, तो सबसे पहले निवेशक कौन से शेयर्स खरीदेगा? वो शेयर्स खरीदेगा जो कि लार्ज कैप के हैं, जिनके फंडामेंटल्स बेटर हैं, जिन पे विश्वास करने योग्य हैं, वोलेटिलिटी बहुत कम है। और जब ये लार्ज कैप बहुत महंगे हो जाएंगे तो कौन से शेयर्स खरीदेगा? फिर वो मिड कैप खरीदेगा, उसके बाद वो स्मॉल कैप खरीदेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट ऊपर उठने की दिशा में है तो सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ेंगे, फिर मिड कैप बढ़ेंगे, फिर स्मॉल कैप बढ़ेंगे। और जब मार्केट गिरेगा तो सबसे पहले स्मॉल कैप गिरेंगे, फिर मिड कैप गिरेंगे, फिर लार्ज कैप गिरेंगे। अब ये पकड़िए बात, ये है मार्केट ब्रेथ की बात। इसका मतलब मार्केट जब गिरना शुरू होगा सबसे पहले कौन गिरेंगे? स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। और जब मार्केट बढ़ना शुरू होगा सबसे पहले कौन बढ़ेगा? लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। इसका मतलब अगर लार्ज कैप बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं लगातार, इसका माने अभी तो लार्ज कैप बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट ब्रेथ ये इंडिकेशन दे रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप का बिहेवियर ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नियर टर्म्स में गिरेगा। अगर इसका उल्टा हो, लार्ज कैप गिर रहे हो, मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ रहे हो, इसका मतलब मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अभी लोगों ने स्मॉल कैप खरीदना शुरू किया है, या मिड कैप खरीदना शुरू किया है, या लार्ज कैप खरीदना शुरू किया है, एफएमसीजी खरीदना शुरू किया है, फार्मास्यूटिकल खरीदना शुरू किया है, आईटी खरीदना या बैंकिंग, कौन से सेक्टर में, कौन से सेगमेंट में परचेजिंग आ रही है, कौन से सेगमेंट में सेलिंग आ रही है, यह अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक है। और मार्केट ब्रेथ की एनालिसिस से कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बिहेवियर से आप ये डायरेक्शन कुछ हद तक पता चला सकते हैं कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी। तो एक तो निवेदन में यह करना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में निवेश करते समय किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, किसी टिप पे मत जाइए, मित्रों पे, रिश्तेदारों पे, किसी पे मत जाइए, किसी की एडवाइस पे मत जाइए। जो भी कहे उसको, उसका अध्ययन कीजिए, उसको समझिए, उसका विश्लेषण कीजिए, अपने लॉजिक को यूज कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत बहुमूल्य चीज है, इसको गंवाना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। अध्ययन करिए, फिर निर्णय लीजिए और फिर करिए। तो आज मैंने एक्सप्लेन किया मार्केट ब्रेथ के बारे में, क्योंकि मैंने सोचा जब भी मेरे दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है, तो आप सोच रहे होंगे दिन में 2-2, 3-3 क्लास स्वामी जी अपनी ले लेते हैं। वो मैं इसलिए ले लेता हूँ कि मेरे के जब दिमाग में आता है तो मैंने कहा अपने जो कक्षा के छात्र हैं उनसे मैं डिस्कस कर लूँ, और छात्र जब बनाएगा देखेंगे, जब उनको इच्छा होगी देखेंगे, लेकिन उनको लाभान्वित हो जाएं तो मेरा एक गुरु का कर्तव्य पूरा होगा और मेरा जो गुरु धर्म है उसका मैं पालन करूंगा। इसलिए मैंने ये एक क्लास ले ली है, और जब आपको फुर्सत मिले इसको देखिएगा, और उसके बाद अगर आप टिप्पणी कर देंगे 2 लाइन के नीचे और ये पूछ लेंगे कि सर इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसको भी बता दूंगा। एक छात्र ने मुझसे कहा, कमेंट बॉक्स पे ही कहा कि साहब लिक्विडिटी के बारे में बता दीजिए। तो मैंने कहा देखिए, अगर एक एक ऐसे प्रश्न का जिसके बहुत ज़्यादा लोग इच्छुक ना हो सुनने के लिए, तो उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप मुझे पर्सनल मैसेज बॉक्स में प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको ऑडियो मैसेज आपको पर्सनल भेज दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, अभी छात्र बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं कर सकता हूं। जब नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, तब मैं फिर ग्रुप में डाला करूंगा।
तो अगर कोई ऐसा संदर्भ है, कोई ऐसा विषय है, कोई प्रश्न है, मैं समझूंगा कि इसको बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, तो मैं यूट्यूब में डालूंगा, नहीं तो मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्नों का जवाब मैं दे पाऊँ। जब भी आगे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आएगी जो मैं समझूंगा आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है, मैं फिर मुखातिब होऊंगा, फिर मैं आपके उन्मुख प्रस्तुत होऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो मैं चाहता हूं आप तक बातें पहुंचें वो पहुंच जाए। नमस्कार।